टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सभी प्रोसेसेस जॉब क्यू बनाते हैं और जॉब क्यू से CPU प्राप्त करने के लिए रेडी क्यू के अंदर स्टोर होते हैं। रेडी क्यू रैम या मेन मेमोरी में रहती है और जब एक से अधिक प्रोसेसेस उसमें अवेलेबल होते हैं तो CPU डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को किस ऑर्डर के अंदर CPU प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने कार्य कर सकें। तो CPU प्रोवाइड करने का जो वो काम है वो शेड्यूलिंग कहलाता है, ताकि रेडी क्यू में उपलब्ध सभी प्रोसेसेस को CPU प्राप्त हो सके और वो अपना एग्जीक्यूशन प्रारंभ कर सकें। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। जैसे स्क्रीन पर हमें दिख रहा है P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ये 6 प्रोसेसेस हैं। इनको हमने जो CPU की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका टाइम यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। हम ये मानते हैं कि सारे प्रोसेसेस 0 मिलीसेकंड पर ही अराइवल हुआ है या आए हैं CPU के लिए। तो P1 जो है उसके लिए कुल मिलाकर 10 मिलीसेकंड की आवश्यकता है। P2 को 5 मिलीसेकंड की आवश्यकता है। P3 को 5 मिलीसेकंड की आवश्यकता है। P4 को 10 मिलीसेकंड की आवश्यकता है और P5 को 20 मिलीसेकंड की आवश्यकता है। इसी प्रकार P6 को 10 मिलीसेकंड की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता के अनुसार इनको हमने शो करते हुए एक गैंट चार्ट बनाया है जो प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक समय की गणना करके इंडिकेट करता है। तो इसमें P1, P2, P3, P4, P5 और P6 6 प्रोसेसेस है और उनको लगने वाला समय दर्शाया गया है कि किस प्रोसेस को कितने समय के लिए CPU की आवश्यकता है। सबसे पहला जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अर्थ है कि जो प्रोसेस जिस क्रम में या जिस ऑर्डर में CPU के लिए आ रहे हैं उनको उसी ऑर्डर के अंदर उसी क्रम के अंदर उनको CPU प्रोवाइड किया जाए और उनको एग्जीक्यूट किया जाए। इसमें हम किसी भी तरह की प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे। सभी प्रोसेसेस जिस ऑर्डर में आएंगे उसी ऑर्डर के अंदर उनको CPU उपलब्ध कराया जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है CPU शेड्यूलिंग का, इसलिए सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सेकंड, ये प्योरली नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का अर्थ यह है कि एक बार CPU किसी प्रोसेस को देने के बाद जब तक वो प्रोसेस अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेता तब तक हम उसको बीच में नहीं रोकेंगे या CPU उससे वापस लेके किसी अन्य प्रोसेस को नहीं देंगे। इसलिए इसको नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसेस जो हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर के अंदर वो CPU के अंदर आ रहे हैं। इसका जो मुख्य ड्रॉबैक है, इसके 2 ड्रॉबैक हैं। पहला, एवरेज वेटिंग टाइम बहुत अधिक होगा इसके अंदर। यदि कोई प्रोसेस लंबा है और वो बाद में आ रहा है तो उसको काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। अथवा यदि किसी लंबे प्रोसेस ने CPU को पहले होल्ड कर लिया और कई छोटे छोटे प्रोसेस हैं तो उनको जब तक ये लंबा प्रोसेस या बड़ा प्रोसेस समाप्त नहीं होता तब तक वो वेट कंडीशन में रहेंगे। इसलिए इनका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत लंबा होगा। इसी तरह टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जो CPU का वेट टाइम प्लस CPU बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में लगने वाला समय उसके अंदर जोड़ दिया जाता है, तो दोनों मिलके टर्न अराउंड टाइम कहलाते हैं। टर्न अराउंड टाइम भी इसमें अधिक होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। 5 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4 और P5 जिनका CPU बर्स्ट टाइम मिली सेकेंड के अंदर दिखाया गया है। 20 मिली सेकेंड P1 के लिए, 15 मिली सेकेंड या 15 मिली सेकेंड P2 के लिए, 5 मिली सेकेंड P3 के लिए, 25 मिली सेकेंड P4 के लिए और 10 मिली सेकेंड P5 के लिए। CPU बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली हमने एक गैंट चार्ट बनाया है जिसमें इनको CPU की आवश्यकता और लगने वाला एग्जीक्यूशन समय दर्शाया गया है। P1 के लिए 20 मिली सेकेंड है, P2 के लिए 15 मिली सेकेंड है तो 20 + 15 35 हो गया। P3 के लिए 5 मिली सेकेंड आवश्यक है तो 35 + 5 40 हो गया। P4 के लिए 25 है तो ये 65 हो गया और P5 के लिए 10 मिली सेकेंड है तो ये 65 + 10 75 हो गया। इसके लिए हम एवरेज
वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। ऊपर चार्ट में हमने लिखा हुआ है P1, P2, P3, P4 और P5 गैंट चार्ट शो कर रहे हैं, और नीचे टेबल के अंदर प्रोसेस और उनको लगने वाला वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए वेटिंग टाइम हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे प्रोसेस CPU में एक साथ आए हैं, मतलब 0 मिलीसेकंड पे सभी लोग आ गए थे, और उनको हमने जिस ऑर्डर के अंदर वो आए उसी ऑर्डर में हमने उनको इसके अंदर सेव किया हुआ है, रखा हुआ है, रेडी क्यू के अंदर रखा हुआ है। तो वेटिंग टाइम जो है वो होगा उनका टोटल लगने वाला समय CPU के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, CPU बस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम 0 है, क्योंकि 0 आते ही वो स्टार्ट हो गया P1, तो 0 माइनस 0 वेटिंग टाइम 0 होगा। P2 जो है वो 20 मिलीसेकंड बाद में शुरू हुआ है, तो 20 मिलीसेकंड P1 प्रोसेस ख़त्म हुआ है, इसलिए P2 को 20 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा है। तो P2 का जो वेटिंग टाइम होगा वो 20 माइनस 0 20 हो जाएगा। उसके पश्चात P3 है, P3 35 मिलीसेकंड बाद प्रारंभ होगा, और उसको 35 मिलीसेकंड तक जो CPU P1 P2 का कार्य कर रहा था, इसलिए उसका वेटिंग टाइम 35 होगा। इसी प्रकार P4 के लिए 40 और P5 के लिए 65 इसका वेटिंग टाइम होगा। टोटल वेटिंग टाइम 160 मिलीसेकंड होगा, और एवरेज इनका एवरेज टाइम 32 मिलीसेकंड आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है वेटिंग टाइम प्लस CPU बस टाइम। तो P1 के लिए ये होगा 20 मिलीसेकंड, क्योंकि 20 मिलीसेकंड पश्चात वो समाप्त हो जाएगा प्रोसेस। P2 जो है वो 35 मिलीसेकंड बाद समाप्त होगा, P3 40 मिलीसेकंड बाद समाप्त होगा, P4 65 मिलीसेकंड बाद समाप्त होगा, और P5 75 मिलीसेकंड पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो कुल टर्न अराउंड टाइम 235 मिलीसेकंड होगा, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 47 मिलीसेकंड होगा। इसमें वेटिंग टाइम की गणना CPU एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से की गई है, कि किस समय CPU उनको एलोकेट हुआ, उनको उपलब्ध हुआ, और वो प्रोसेस रेडी क्यू में किस समय आए थे। तो CPU एलोकेशन टाइम में से अराइवल टाइम उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस के फिनिश होने का टाइम माइनस अराइवल टाइम से होगा। प्रोसेस कब फिनिश हुआ और वो CPU की रेडी क्यू में किस समय आया था, इनको सब्ट्रैक्ट करने से टर्न अराउंड टाइम प्राप्त होगा। यहाँ टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम प्लस CPU बस टाइम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कि CPU ने प्रोसेस ने कितने समय तक वेट किया प्लस उसको कितना समय CPU के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर लगा। तो ये सबसे सरलतम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें जिस ऑर्डर में प्रोसेस प्राप्त होता है रेडी क्यू में उसी ऑर्डर के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, कि इसमें हम एक बार प्रोसेस को CPU अलॉट करने के बाद में वापस नहीं लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका सरल है, लेकिन जो ड्रॉबैक है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम अधिक होता है। धन्यवाद।